Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavi Garg. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको लेक्चर दूंगी पैरोल पर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्रिमिनोलॉजी. आज मैं पैरोल से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट जो हैं आपके इस लेक्चर में कवर करूंगी. मैं कवर करूंगी इसमें मीनिंग, पैरोल कितने काइंड्स की होती हैं, पैरोल मिलने के लिए पैरोली को कौन कौन सी कंडीशन पूरी करनी पड़ती हैं, पैरोल की मैरिट डीमेरिट क्या होती हैं, और हमारे इम्पॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजन जो पैरोल से रिलेटेड हैं वो क्या क्या है. तो अब हम शुरू करते हैं कि पैरोल कहते किसे हैं. देखिए, पैरोल क्या है, जो हमारा पनिशमेंट की जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी होती है. तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी कहती है कि आपको जो है, जो कॉन्विक्ट होते हैं, जो प्रिजनर्स होते हैं, आपको उनका सुधारना होता है, तभी हम जस्टिस का जो मेन एंड है उसे पूरा कर सकते हैं. तो पैरोल इसी तरीके का एक करेक्टिव मेथड होता है. पैरोल में क्या होता है कि जिन लोगों को 18 महीने से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट मिली हुई होती है, तो हम उनको एक रेगुलर इंटरवल पर थोड़े से टाइम के लिए टेम्परेरी रिलीज करते हैं, ताकि वो जो है सोसाइटी के लोगों से मिलजुल सके और अपनी फैमिली के साथ जो है उनकी टाइज जो है मेंटेन रहें. तो इस तरीके से फाइनल रिलीज के बाद वो जो है अच्छी तरीके से सोसाइटी में अपने आप को रिहैबिलिटेट कर सकते हैं. तो इसे कहते हैं पैरोल. तो पैरोल में क्या होता है कि आप जो प्रिजनर्स होते हैं उनको जो है टाइम टू टाइम थोड़े टाइम के लिए आप रिलीज करते हैं, और यहाँ पे आपके डुअल पर्पस होते हैं रिलीज करने के. क्या क्या? एक तो जो सोसाइटी है वो आपकी प्रोटेक्ट रहनी चाहिए, और दूसरा है कि ऑफेंडर जो है वो आराम से अपने आप को रिहैबिलिटेट कर सके और वो सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर सकें. तो जिस इंसान को हम पैरोल पे छोड़ते हैं उसको हम पैरोली कहते हैं. क्या कहते हैं? तो जिस ऑफेंडर को हम जो है पैरोल पे छोड़ते हैं उसको हम पैरोली बोलते हैं. और जब पैरोल पे छोड़ा जाता है तो पैरोल बोर्ड के जो सदस्य होते हैं वो उनके अंडर सुपरविज़न रहते हैं. वो प्रॉपर उनको देखते हैं कि ये कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, और टाइम टू टाइम उनको प्रॉपर गाइडेंस भी देते रहते हैं. इसमें आपको एक बड़ा फेमस केस हुआ था संजय दत्त. संजय दत्त का केस तो सभी को पता होगा क्योंकि बहुत ही फेमस एक्टर हैं संजय दत्त. तो जब सालों पहले उनको जो है इम्प्रिजनमेंट हुआ था तो उनको काफ़ी बार पैरोल दी गई थी, और लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किए थे कि इनको काफ़ी बार जो है किसी ना किसी रीज़न से जो है हम पैरोल दे रहे हैं. तो इसमें आप संजय दत्त का केस लिख सकते हैं. सेकंड केस है इसमें अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. कौन सा केस हुआ आपका? अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि ये जो पैरोल है ये एक तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, और ये टेम्परेरी रिलीज है फ्रॉम प्रिजन कस्टडी. हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है सस्पेंशन है या फिर कर्टेलमेंट ऑफ सेंटेंस है. ना तो ये आपकी इम्प्रिजनमेंट की जो आप सजा भुगत रहे हो उसका सस्पेंशन है, ना ही पैरोल से आपकी सजा कम होती है. ये तो एक आपका कंडीशनल रिलीज है फ्रॉम द प्रिजन सो दैट यू कैन रिहैबिलिटेट योरसेल्फ इन द सोसाइटी. तो सुप्रीम कोर्ट ने अवतार सिंह एंड स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में पैरोल से रिलेटेड जो है ये चीज़ें हमें बताई थी. अब हम पढ़ेंगे कि पैरोल कितने टाइप का होता है. देखिए, पैरोल जो है दो तरीके का होता है. एक तो होता है पैरोल इन कस्टडी और दूसरा होता है रेगुलर पैरोल. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी रेगुलर पैरोल से पहले मैं आपको बताऊंगी पैरोल इन कस्टडी.
आपने पिक्चर में बहुत बार देखा होगा कि किसी को सजा हो जाती है, अगर उनके घर में किसी की डेथ हो जाती है और वो इकलौता बेटा होता है, तो पुलिस जो है उसको पैरोल पे छोड़ती है और पुलिस उसके साथ चलती है। जब वो क्रिमेशन और सारी अपनी ये वाले रिचुअल्स पूरे कर देता है, तो पुलिस उसको दोबारा से जो है प्रिजन में ले जाती है। तो ये कहलाता है पैरोल इन कस्टडी। तो पैरोल इन कस्टडी की कुछ सिचुएशन होते हैं, तभी वो जो है ग्रांट की जाती है। इसमें पुलिस साथ साथ आती है और जब आपका काम पूरा हो जाता है तो पुलिस आपको वापस ले जाती है। तो ये कौन कौन सी सिचुएशन है जब हम ये पैरोल दे सकते हैं? एक तो अगर किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है, या किसी फैमिली मेंबर की मैरिज होगी, या किसी फैमिली मेंबर की डेथ तो नहीं होती लेकिन उसकी बहुत सीरियस इल होता है, उसके मरने के भी काफ़ी चांसेस होते हैं, या कोई ऐसी अर्जेंट सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से फैमिली में प्रिजनर की जो अटेंडेंस है या उसकी प्रेजेंस है वो बिल्कुल कंपलसरी होती है। तो इन केसेस में जो है पैरोल इन कस्टडी जो है ऑफेंडर को दी जा सकती है। अब नेक्स्ट आता है आपका रेगुलर पैरोल। रेगुलर पैरोल के लिए जो सिचुएशन होती है कि कब इसे हम पैरोली को ग्रांट कर सकते हैं, तो सबसे पहला इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसका गुड बिहेवियर। अगर कॉन्विक्ट का गुड बिहेवियर होता है तभी हम उसे पैरोल पे छोड़ते हैं, क्योंकि अगर उसका गुड बिहेवियर नहीं होगा तो इसका मतलब वो बाहर सोसाइटी में जाके भी जो है क्राइम दोबारा से करना लगेगा और सोसाइटी के लोगों के लिए जो है रिस्क हो जाएगा। तो जब हम देखते हैं कि ये इंसान जो है प्रिजन में काफ़ी गुड बिहेवियर दिखा रहा है और इसके पूरे चांसेस हैं कि ये रिफॉर्म हो सकता है, तभी हम उसको जो है पैरोल देते हैं। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि जो पैरोली है जिसे हम देने की सोच रहे हैं, अगर उसकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है और फैमिली में कोई भी नहीं है जो उसकी टेक केयर कर सके, तो उस केस में भी हम कॉन्विक्ट को पैरोल दे सकते हैं। या फिर किसी फैमिली मेंबर की शादी है, या किसी फैमिली मेंबर को सीरियस इलनेस हो गई है, या जो ऑफेंडर है उसकी प्रॉपर्टी जो है सीरियसली जो है डैमेज हो गई है और उसको जो है ऑफेंडर जो है वही ठीक कर सकता है, तभी हम जो है उसको रेगुलर पैरोल देते हैं। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गए होंगे कि पैरोल दो तरीके की होती है, पैरोल इन कस्टडी एंड रेगुलर पैरोल। और जो सिचुएशन हम ग्रांट करते हैं कि हम इसमें पैरोल दे सकते हैं, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। अब ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति पैरोल पे छूट रहा है तो वो अपनी पैरोल पे छूट के अपने घर पे जाके जिंदगी को जो है बिल्कुल मजे में जी सकता है। एक्चुअली अभी भी एक तरीके से पैरोल पे जब वो छूटता है तो उसका इम्प्रिजनमेंट ही चल रहा है। यहाँ पे हम शॉर्ट इंटरवल के लिए उसको सिर्फ इसलिए छोड़ते हैं ताकि वो जो है अपने आप को रिफॉर्म कर सके और सोसाइटी में अपने आप को रिहैबिलिट कर सके। इसीलिए कुछ कंडीशन होती हैं जो पैरोली को जो है फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर वो इन कंडीशन को फॉलो नहीं करता तो उसको दोबारा प्रिजन में लाया जा सकता है और उसके ऊपर अलग से केस भी चल सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी वो कौन कौन सी कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है कि जब पैरोली पैरोल पे होता है तो उस टाइम ड्यूरेशन में वो शादी नहीं कर सकता है। दूसरा होता है कि वो जुए में भी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट है कि वो हंटिंग पे नहीं जाएगा, किसी भी एनिमल का वो जो है हंट नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो बार और पब में भी नहीं जा सकता अपने इंजॉयमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे पैरोली को जो है अपने आप को अच्छा लॉ अबाइडिंग वो सिटीजन बने, इसलिए उसको छोड़ा गया है, ना कि वो बार में जाके वाइन पिए और अपने इंजॉयमेंट के लिए वो वहाँ पर जाए। इसमें आपको एक बड़ा फेमस केस भी याद होगा, जेसिका लाल मर्डर केस। इसमें मनु शर्मा जो मेन कल्प्रिट था, उसने जेसिका लाल जो एक मॉडल थी उसका एक पब में जो है मर्डर कर दिया था। तो जब उसको पैरोल पे छोड़ा गया तो उसको एक पब में पकड़ा गया जहाँ पे कि वो इंजॉय कर रहा था। तो लोगों ने इसकी कंप्लेन करी, तो बाद में उसकी पैरोल को कैंसिल करके दोबारा उसको जो है प्रिजन में भेज दिया गया था। नेक्स्ट है
कि ही हैज़ टू बी लॉ अबाइडिंग सिटीजन, कि जब वो पैरोल पे छूटता है तो उसे जो भी कंट्री के लॉ हैं वो सारे लॉ जो है उसे फॉलो करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे, उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ही इज लॉ अबाइडिंग सिटीजन। नेक्स्ट है कि पैरोल के दौरान वो ड्रग्स या किसी भी चीज के इंटॉक्सिकेशन से जो है दूर रहेगा। अगर वो पैरोल के टाइम पे कोई जॉब कर रहा है तो उसने जिस जॉब की इंफॉर्मेशन दी है तो वो उस जॉब को चेंज नहीं करेगा, ना ही वो प्रिजन में जो उसके साथी क्रिमिनल है उनको लेटर लिखेगा, क्योंकि अगर वो लेटर लिखेगा तो इससे पता चलता है कि वो क्रिमिनल के साथ भी ज़्यादा अटैच हो रहा है और फिर वो उनसे क्रिमिनल बिहेवियर ही सीखेगा, कोई अच्छी चीज़ नहीं सीखेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है, ही कैन नॉट गो आउटसाइड आफ्टर सनसेट। सूरज डूबने के बाद वो अपने घर से जो है बाहर नहीं जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन थी जो कि पैरोल पे छोड़ने के दौरान पैरोली को जो है माननी होती है। अगर वो इनको नहीं मानता है तो फिर उसको दोबारा से प्रिजन में वापस लाया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पैरोल की एडवांटेजेस क्या होती हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। देखिए, जब जेल में बहुत सारे कॉन्विक्ट रहते हैं तो हर एक का अपना अपना एक नेचर होता है। बहुत तो अपने क्राइम के लिए जो है पश्चाताप की फीलिंग से भर जाते हैं और फिर वो जो है एक अच्छा सिटीजन बनते हैं और इसीलिए वो प्रिजन में भी अपना बहुत अच्छा बिहेवियर दिखाते हैं, क्योंकि वो हार्डकोर क्रिमिनल नहीं होते हैं, वो दिल से अच्छे होते हैं। तो जब वो अच्छा बिहेवियर दिखाते हैं तो उनकी अच्छाई दिखती है। जब ऐसे लोगों को हम पैरोल पे छोड़ते हैं तो एक तरीके से ये उनके लिए रिवॉर्ड होता है कि वो अच्छा बिहेवियर दिखा रहे हैं तो उसके लिए उनको रिवॉर्ड मिलता है पैरोल पे छोड़े जाने के लिए। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेजेस होती है पैरोल पे छोड़ने की। नेक्स्ट है डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, जब आप एक चार दीवारी के अंदर जो है कॉन्विक्ट बंद होकर रहता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल जीरो हो जाता है। उसको बार बार ये फीलिंग आने लगती है कि एज इफ आई एम यूजलेस टू द सोसाइटी, आई एम यूजलेस टू द फैमिली। तो जब वो बाहर निकलता है, अब जब लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है और आफ्टर फाइनल रिलीज वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से बाहर आता है और अपने आप को सोसाइटी में अच्छी तरीके से रिहैबिलिट कर सकता है। नेक्स्ट है, इट गिव इंस्पायरेशन टू अदर प्रिजनर। देखिए, हर तरह के प्रिजनर रहते हैं। बहुत से प्रिजनर जब अच्छा बिहेवियर दिखाते हैं तो उनको एज ए रिवॉर्ड एक तरीके से पैरोल पे जाने की अनुमति मिलती है। तो घर कौन नहीं जाना चाहेगा? सभी को लगता है कि हम इस चार दीवारी में, जो प्रिजन की चार दीवारी है उसमें कैद हैं, हम भी बाहर जाके जो है रोशनी देके, सूरज की रोशनी देके और अपनी फैमिली मेंबर से मिले। ये कहीं ना कहीं हर एक के दिल में लालसा होती है। तो जब गुड बिहेवियर की वजह से किसी कॉन्विक्ट को छोड़ा जाता है तो इससे जो दूसरे प्रिजनर्स हैं उनके मन में भी एक इंस्पायरेशन आती है, उनको भी एक मॉरल सपोर्ट मिलता है कि अगर हम अच्छा बिहेवियर दिखाएंगे तो शायद हमें भी पैरोल पे जाने दें। तो इस तरीके से ये दूसरे प्रिजनर को भी अच्छी चीजें सिखाता है। नेक्स्ट है, पैरोली कैन एडजस्ट टू द कंडीशन ऑफ नॉर्मल सोसाइटी। देखिए, जब आपको लंबी सजा मिलती है किसी कॉन्विक्ट को तो वो सोसाइटी से दूर हो जाता है। सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, सोसाइटी की क्या मेंटेलिटी है, किस माइंडसेट के लोग रह रहे हैं, सोसाइटी ने कितना एडवांस कर रही है, ये सब चीज़ें उसको पता ही नहीं चल पाएंगी। लेकिन अगर रेगुलर इंटरवल पे उसे पैरोल पे छोड़ा जाता है तो वो जो सोसाइटी में क्या काम हो रहा है, कैसे सोसाइटी चल रही है, उस तरीके से अपने आप को आराम से एडजस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है, सेल्फ इंडिपेंडेंट। पैरोल पे जब उसे छोड़ा जाता है तो अंडर द सुपरविजन ऑफ अथॉरिटी, जो कि स्टेट अपॉइंटमेंट करती है, वो अपना कोई ना कोई काम शुरू कर सकता है। तो इस तरीके से वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनता है और उसको ये लगता है कि जब भी मेरी फाइनल रिलीज होगी तो मैं जो हूँ आराम से अपने आप काम शुरू कर सकता हूँ। और इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेजेस है वो है इसकी कि ये ओवर क्राउडिंग को जो है प्रिजन में रोकता है। आप बताइए, ओवर क्राउडिंग कैसे रोकेगा?
सोचा आपने कि ये क्राउडिंग को कैसे रिड्यूस करेगा? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। देखिए, प्रिजन में जो हमारी इंडियन प्रिजन की कंडीशन है, जितनी प्रिजन एकोमोडेट कर सकती है उससे कहीं ज़्यादा लोग जो है प्रिजन में जो है कॉन्विक्ट भरे होते हैं। तो ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या होता है, हाइजीन की प्रॉब्लम होती है, हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम जो है अराइज होती है। तो जब हम टाइम टू टाइम कॉन्विक्ट को पैरोल पे छोड़ते रहते हैं तो उससे प्रिजन में क्राउडिंग की समस्या थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है सेव देम फ्रॉम हैबिचुअल क्रिमिनल्स। देखिए, प्रिजन में दोनों तरह के क्रिमिनल होते हैं, एक तो जो फर्स्ट ऑफेंडर होते हैं और जो हार्डकोर और जो हैबिचुअल क्रिमिनल होते हैं। तो अगर फर्स्ट ऑफेंडर जो है कांस्टेंट टच में रहेगा हैबिचुअल क्रिमिनल के, तो वो उनसे ही मिलता है प्रिजन में, और किसी से तो मिलना नहीं होता, तो वो उन्हीं के सारे गुण जो है सीख लेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सुधरने की कम हो जाएगी। लेकिन जब वो पैरोल पे बाहर निकलता है तो जब वो कंपेयर करते हैं कि जो सोसाइटी के लोग हैं वो कितने अच्छे से रह रहे हैं बिना किसी क्रिमिनलिटी को अडॉप्ट किए हुए, तो फिर वो जो है हैबिचुअल क्रिमिनल की आदतों को नहीं सीखता है। लास्ट है इसका कंटिन्यूटी विथ फैमिली। देखिए, अगर जैसे कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि अगर कोई इंसान आपको दिखाई नहीं देता है तो धीरे धीरे आपका उससे अटैचमेंट कम होने लगता है। तो सेम कॉन्विक्ट के लिए, क्योंकि उसके फैमिली मेंबर भी उसके बिना जीना सीखने लगते हैं, तो इससे उसको एक फीलिंग आती है कि वो बहुत यूजलेस हो रहा है। लेकिन जब वो पैरोल पे छूटता है तो थोड़ा सा टाइम जब वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता है तो उसकी फैमिली के साथ टाई जो है प्रॉपर मेंटेन रहती है। अब नेक्स्ट है इसका डिसएडवांटेजेस ऑफ पैरोल। देखिए, सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस तो यही है कि पैरोली जो है पैरोल को बहुत मिसयूज करते हैं। जब उन पे पैरोल के लिए छोड़ा जाता है तो वो जो है बाकी सजा से बचने के लिए भाग जाते हैं। धूल झोंक के जो है, जो अथॉरिटी उनको सुपरवाइज कर रही है उनकी आंखों में धूल झोंक के वो जो है भाग जाते हैं और फिर उनको ट्रेस करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो इस पे पॉइंट आउट करते हैं कि पैरोल तो एक तरीके से उनको भागने का मौका देता है, क्योंकि पैरोली जनरली इसको जो है मिसयूज करने लगते हैं। नेक्स्ट है कि वो जो पैरोली जब छूटता है तो ये नहीं कि उसके ऊपर किसी चीज का सुपरविजन नहीं होता। जो पैरोल स्टाफ होता है वो उनके सुपरविजन में ही वर्क करता है और उनके सुपरविजन में वो कहीं भी आता जाता है। तो उसको जो पैरोल का स्टाफ होता है उनके प्रति उसे डिस्ट्रस्ट की फीलिंग आने लगती है, वो उनसे जो है अच्छे रिलेशन जो है नहीं बना पाता। उसको एक बार बार एक डर लगा रहता है कि हर कोई मुझे जो है देख रहा है, मुझे काउंसिल कर रहा है, ये जो पैरोल के स्टाफ है, तो इसका मतलब मेरे अंदर अभी भी कहीं ना कहीं कमी है। तो वो खुल के जो है सोसाइटी में अपने को एडजस्ट करने में डिफिकल्ट पाता है। नेक्स्ट है आपका मिस्टेक इन ग्रांटिंग पैरोल। कभी कभी जो पैरोल बोर्ड होता है, वैसे तो उसके अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि अच्छा बिहेवियर दिखा रहे हो तब वो जो है पैरोल पे छोड़ने का डिसीजन लेते हैं, बट फिर भी कभी कभी उनसे जो है गलत इंसान को भी वो पैरोल की अनुमति दे देते हैं, उनसे मिस्टेक हो जाती है, जिससे अगर उसने उसको मिसयूज किया और वो भाग गया तो फिर वो जो है बड़ा ही मतलब एक तरीके से डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है जेल अथॉरिटीज के लिए। नो फाइनेंशियल सेविंग टू अथॉरिटी। देखिए, जेल अथॉरिटी को पैरोल पे छोड़ने से कोई भी फाइनेंशियल सेविंग नहीं होती है। सब लोग कहते हैं कि अगर पैरोल पे छूट रहे हैं तो जेल अथॉरिटी का जो खर्चा है जेल में वो कम हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जो भी पैरोली होता है उनके ऊपर एक पैरोल स्टाफ होता है जिनकी सुपरविजन में रहते हैं, तो जिनको कि जेल अथॉरिटीज को सैलरीज भी देनी पड़ती है। तो एक तरफ से अगर पैसे की सेविंग होती है तो दूसरी तरफ से पैसे की सेविंग बढ़ जाती है, पैसे की सेविंग कम हो जाती है, तो एक तरीके से ये बैलेंस हो जाता है कम और ज़्यादा में। तो कोई विशेष फाइनेंशियल सेविंग जो है जेल अथॉरिटीज को नहीं होती है। नेक्स्ट है इसका लर्न क्रिमिनल बिहेवियर। देखिए, जेल में रह के सारे जो नॉन क्रिमिनल नेचर के होते हैं और जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं सब एक साथ रहते हैं, तो जो फर्स्ट ऑफेंडर होते हैं वो भी क्रिमिनल बिहेवियर सीखते हैं और पैरोल पे छूटने के बाद भी वो अपने इस क्रिमिनल बिहेवियर को नहीं छोड़ते हैं और पैरोल पे छूटने के बाद भी वो जो है दोबारा क्राइम करने की कोशिश करते रहते हैं। इसका लास्ट पॉइंट है कैन नॉट बी रिफॉर्म। देखिए, बहुत से क्रिमिनल ऐसे होते हैं
चाहे आप उनके लिए कोई भी करेक्शनल डिवाइस कर लो, कितने भी अच्छी तरीके से आप उनके लिए वर्क कर दो, कितना भी आप उनको जो है टेम्परेरी रिलीज कर दो, कितना भी आप उन्हें रिफॉर्म करने की कोशिश करो, लेकिन वो जो है अपने मन में बिठा होते हैं कि हमें जो है सुधरना ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कि मतलब उन्हें प्रिजन में ही रखना पड़ता है जिससे कि हम सोसाइटी को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि वो रिफॉर्मेशन की कोई भी उनमें ट्रेसिंग नहीं होती है, वो अपने आप को रिफॉर्म करना नहीं चाहते हैं। तो ये भी एक पैरोल का डिसएडवांटेजेस होता है। तो आई होप कि आपको एडवांटेजेस और पैरोल के डिसएडवांटेजेस दोनों बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ फेमस जुडिशियल केस लॉ जो कि बताते हैं जुडिशियल ट्रेंड ऑफ पैरोल। तो जब भी आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं तो आपको जो है ये केस लॉ जो है जरूर डालने चाहिए। तो अगर पैरोल का कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो ये केसेस लॉ जरूर डालने हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि आपकी कितनी कंसेप्चुअल नॉलेज है, और आप केस लॉ के माध्यम से ये बता सकते हो कि हमारी इंडियन जुडिशरी में इनका क्या ट्रेंड रहा है। तो पहला इसमें फेमस केस हुआ था हीरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। पहला केस कौन सा था? हीरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें एक 12 साल का बच्चा था, उसने ग्रीवियस हर्ट किया और इसके लिए उसको 8 साल की इम्प्रिजनमेंट मिली। बाद में अपील में हाई कोर्ट ने उसकी सजा को घटा के जो है 4 साल कर दिया उसकी टेंडर एज को देखते हुए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी एज को देखते हुए, जिससे कि इसका अपनी फैमिली से टाइज न टूटे और ये सोसाइटी में जो है सोसाइटी की कंडीशन को ध्यान में रखे और इसे रिफॉर्मेशन का पूरा चांस मिले, इसलिए रेगुलर इंटरवल पे इसको पैरोल पे छोड़ना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप किसी एज को देखते हुए, जिससे कि वो हार्डकोर क्रिमिनल न बन जाए, तो उसको जो है सोसाइटी में खुला छोड़ना चाहिए टाइम बीइंग के लिए रेगुलर इंटरवल पर। अब इसका नेक्स्ट केस है हरि सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें क्या था कि जो कॉन्विक्ट था उसने पैरोल के लिए जो है अप्लाई किया था, लेकिन पैरोल बोर्ड ने कहा कि हम इसे जो है पैरोल नहीं दे सकते, क्योंकि हमें लगता है ये नहीं सुधरेगा और जो है ये सोसाइटी के लिए जो है खतरा हो सकता है। और जबकि उन पे इस चीज़ का कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं था और वो अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सके। तो कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ हम अपनी सोच, सिर्फ हम सब्जेक्टिव बेसिस पे ही किसी को पैरोल देने से मना नहीं कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ हमारे को जब पैरोल को हम मना करते हैं तो हमारे पे कोई कॉन्क्रीट रीज़न होने चाहिए। सिर्फ नॉर्मली आर्बिट्रेरी और फ्लिम्सी ग्राउंड पे जो है हम किसी को भी पैरोल देने से मना नहीं करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट केस आता है हमारा धर्मवीर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कौन सा केस था? ये था हमारा धर्मवीर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें जो एपिलेंट था उसने मर्डर कर दिया था और उसको जो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिली थी। तो मर्डर करने के लिए उसको क्या मिली थी? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और कोर्ट ने कहा कि ये सजा ऐसी है कि जिसे हम रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसे सुधरने का पूरा मौका देना चाहिए, भले ही उसने मर्डर कर रखा है। तो इसलिए रीजनेबल इंटरवल पे हमें उसे पैरोल पे छोड़ना चाहिए, ताकि हम उसे अपॉर्चुनिटी दे सके कि वो अपने को रिफॉर्म कर सके। अब इसका लास्ट केस था कृष्ण लाल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। कौन सा केस था? कृष्ण लाल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। इसमें जो एपिलेंट था उसने फॉर्जरी का केस किया था, तो फॉर्जरी के केस की वजह से उसको सजा मिली थी। बाद में उसने कहा कि मेरी फैमिली को बहुत ही इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे पैरोल पे छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने कोर्ट ने कहा कि इकोनॉमिक नेसेसिटी के बेसिस पे ही हम किसी को पैरोल नहीं दे सकते, क्योंकि जो भी कॉन्विक्ट हैं अगर वो सोल अर्निंग मेंबर है तो उनके बाद तो हर फैमिली को ही इकोनॉमिक क्राइसिस होगी। लेकिन हाँ, हम इंटरवल पे, रेगुलर इंटरवल पे उनको पैरोल पे छोड़ सकते हैं,
ताकि वो जो है हम उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दे कि वो अपने को रिफॉर्म कर सकें और फाइनल रिलीज के बाद सोसाइटी में अपने आप को रिहैबिलिटेट कर सकें। तो आई होप कि आज मेरे लेक्चर से आपको पैरोल, इसकी कितने तरीके का होता है, पैरोली किसे कहते हैं और किन किन कंडीशन को रखते हुए पैरोली को छोड़ा जाता है, इसके मैरिट डिमेरिट और हमारी इंडियन जुडिशरी में क्या जुडिशियल ट्रेंड हुए हैं पैरोल को लेके, वो सारे मैंने आपको बड़ी इजी लैंग्वेज में डिस्कस करे हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।